नमस्ते दोस्तों। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमय और आप देख रहे हैं हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों, बात यह है कि हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल 23,000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है और जितने भी कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं उन इंडिविजुअल कमेंट्स को टाइप कर जवाब देना अब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है और यही वजह है कि मैं ये वीडियो ब्लॉग अभी बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला और सबसे बार बार आने वाला कमेंट हम लोग इस वीडियो ब्लॉग में उठाने वाले हैं। वो है कि पब्लिक मुझे पूछ रही है एनिमेशन मूवी मेकिंग करने के लिए हमें किस तरह से तैयार होना जरूरी है। देखो दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवी मेकिंग की बात करते हो तो डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ कि आप ऐसे सोच रहे हो कि जो 3D मूवीज बनती है या फिर VFX मूवीज बनती है तो उसके बारे में आप बात कर रहे हो। मतलब आप छोटे YouTube क्लिप्स के बारे में नहीं बात कर रहे हो या YouTube वीडियोस के बारे में बात नहीं कर रहे हो। आप कुछ बड़े 70 mm बिग स्क्रीन की बात कर रहे हो जिसमें एनिमेशन मूवीज रिलीज करते हैं लोग। तो दोस्तों, इस तरफ जाने के लिए हमें बहुत बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन बात ऐसी नहीं कि वो आप नहीं कर सकते। देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो अच्छा खासा आपको एनिमेशन फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट कम से कम 20 साल के ऊपर एनिमेशन फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और दूसरी चीज, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेस का मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपको इस फील्ड से रिलेटेड लोग आपके संपर्क में होने चाहिए। तो क्या होगा कि ये सारी चीजें अगर आपके पास है और अगर आपको एनिमेशन आता नहीं है या एनिमेशन के बारे में आप उतना जानते नहीं हो जितना वो लोग जानते हैं, फिर भी आप उनको हायर कर उनको उनकी सर्विसेज लेकर भी आप अपना एनिमेशन प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन उस चीज को करने के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि कुछ हफ्ते का काम है और कोई एनिमेशन आर्टिस्ट आपको बोलेगा अरे सर, ये करने के लिए तो मुझे 6 महीने लगेंगे। तो आपको अनुभव ना होने की वजह से वो समझ में नहीं आएगा कि सच में ये हफ्ते भर का काम है या 6 महीने का। और फिर आप उसको एग्री करोगे और फिर हफ्ते भर का काम वो आराम से टाइम पास कर करके 6 महीने में निकाल भी देगा। तो यहाँ पे आपका समय वेस्ट हो रहा है, मतलब आपकी समय की बर्बादी हो रही है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ले डुबा सकते हैं और ऐसे बहुत फिल्म्स में या फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में या एनिमेशन स्टूडियोज में पहले भी हो चुका है और इंडस्ट्री में नाम भी खराब होता है। तो इससे बचने के लिए आपको एनिमेशन फिल्म मेकिंग के लिए एक इन जनरल एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे काम करती है उसका भी नॉलेज रखना जरूरी है। और जो बंदे 20-30 साल से काम कर रहे हैं उनको तो वो बाय डिफॉल्ट उनको मिल जाता है अपने सर्विसेज के दौरान। और अगर आपको वो नहीं है उतना एक्सपीरियंस, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो आपको इन जनरल प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे काम करती है उसके बारे में भी एकदम पक्का या पक्की तौर पे पता चलता है। फिर भी आप इसमें एनिमेशन फिल्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो या आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इस एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन में कौन कौन से घटक होना जरूरी है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण घटक है स्टोरी। अगर आपके स्टोरी में दम नहीं है तो मान लो कि आपका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही डगमगाना शुरू कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हो तो यकीनन लोग उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपकी स्टोरी बोरिंग है, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, तो
आप सोच सकते हो कि आप कितना भी एनिमेशन में एफर्ट लगाओ, कितना भी आप ग्राफिक्स उसका इंटरेस्टिंग करो, फिर भी लोग उसे देखना नहीं पसंद करेंगे और वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पे एक पहला घटक जो लगता है वो है स्टोरी। ठीक है, अब नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है स्टोरी टेलिंग। देखो क्या होता है, स्टोरी कितनी भी बड़ी होने दो, जैसे कि अगर हम हिस्टोरिकल स्टोरीज में जाते हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स हम लोग देखते हैं, तो वो तकरीबन रहते हैं 4-5 सालों में घटे हुए। तो उन 4-5 सालों में जो घटनाएं घटती है उसे आपको कॉम्पैक्ट कर आपके दर्शकों के लिए 1 घंटे में या 2 घंटे में सीमित करना है, और उसी दौरान आपको वो सारी घटनाएं भी कवर करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका स्टोरी टेलिंग स्किल कितना काम करता है। तो ये होता है कि जो बड़ी स्टोरी है उसको आप एक सीमित ड्यूरेशन में, जिसे हम बोलते हैं फिल्म ड्यूरेशन, तो आप 1 घंटा या आधे घंटे में, 1 घंटा मतलब 1.5 आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स, इसमें आपको उसे सीमित रखना होता है। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए आपको उसके साथ स्टोरी बोर्डिंग भी करनी पड़ती है, और एनिमेशन में तो ये करनी पड़ती है, क्योंकि देखो हर चीज में आपको हर फ्रेम के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे आपका कैमरा एंगल क्या होना है, उसके बाद उसमें कितने कैरेक्टर प्लेस करने हैं, उसका स्टेजिंग कैसे करना है, फिर उसकी डायलॉग तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन। बट स्टोरी बोर्डिंग में वो भी चीज हमें मेंशन करनी होती है, और साथ ही साथ एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी रहता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। मतलब वो पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो शायद अभी, ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं उन एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे हर एक पैनल को आपको विजुअलाइज करना होता है, जिसे ये पूरी तरह से प्री प्रोडक्शन का भाग है। अभी हम प्री प्रोडक्शन में ही है। हाँ, तो ये जो पैनल्स है, ये पैनल पहले आपको डिसाइड करने होते हैं कि पैनल में क्या चल रहा है, और इससे आपको मदद मिलती है कि आपकी लंबी चौड़ी स्टोरी को ब्रेकअप में सीमित करना। शॉर्ट वाइज आप सीमित कर सकते हो, सीन वाइज आप सीमित कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे ब्रेकअप देने वाले हो। तो वैसे हम उसका ब्रेकअप करके उस बड़ी घटनाओं को, जो 5 साल 6 साल बड़ी 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 घटनाएं हैं, उनको हम एक सीमित दायरे में ले आते, 1 घंटे के या 1.5 घंटे के या 3 घंटे के सीमित दायरे में हम ले आते। तो यहाँ पे आपको स्टोरी बोर्डिंग करनी होती है, और स्टोरी बोर्डिंग के जरिए आपको स्टोरी टेलिंग वो भी यहाँ पे थोड़ा अपना स्किल दिखाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर स्टोरी। अब हम देखते हैं तीसरा एलिमेंट कौन सा है। अगर हम तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि डायलॉग्स। देखो, विदाउट डायलॉग्स इसमें आप ड्रामा ऐड नहीं कर सकते। जैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ बात कर रहा है, फिर उनमें टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन उस लेवल पे जाती है कि दोनों में झगड़ा शुरू होता है, फाइटिंग एक्शन, और फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है किसी और एक चीज़ पे, और वो झगड़ा बाजू में रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो यकीनन जो अपने कैरेक्टर से ये एक दूसरे के साथ कुछ संवाद करते रहते हैं, तभी ये होता है। तो जब ये हम लोग डायलॉग्स डिलीवरी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो ये डायलॉग्स लिखने का जो काम है, या आप स्टोरी तो लिखे, आपने स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पे बना दी, लेकिन इसको हम लोग जो कहते हैं वो है स्क्रीन प्ले राइटिंग। ओके,
तो इसमें यह होता है कि स्टोरी में जो कुछ चल रहा है वो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना रहता है। एक कैरेक्टर को क्या लगता है दूसरे कैरेक्टर के बारे में, दूसरा कैरेक्टर क्या सोचता है पहले कैरेक्टर के बारे में, और फिर वैसे आजू बाजू के जितने भी कैरेक्टर्स है उनका और उन दो कैरेक्टर्स का आपस में क्या संबंध है और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनमें क्या संभाषण होता है, क्या वो लोग एक साथ अपने दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ ड्रामा ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो वो भी यहाँ पे आना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, और फिर भी हम एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन पे बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सबसे पहले होती है, प्लानिंग बोलते हैं इसे। तो हम लोग इसे बोलते हैं प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि प्रोडक्शन पाइपलाइन के 3 हिस्से हो सकते हैं। एक है प्री प्रोडक्शन, फिर है ऑन प्रोडक्शन और फिर है पोस्ट प्रोडक्शन। तो हम तीनों को बारी बारी से जान लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ प्री प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन में क्या होता है कि स्टोरी, फिर स्टोरी बोर्डिंग, उसके बाद डायलॉग्स, और अब चौथा और इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अभी इसमें देखो, कैरेक्टर डेवलपमेंट ये अपने आप में एक अनोखा है, और मैं अभी तक ये नहीं कह रहा हूं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको कोई 3D सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर पे करना है वगैरह वगैरह। कैरेक्टर डेवलपमेंट उस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक पे होता है। जैसे कि अगर हीरो कैरेक्टर है तो वो कैसा है, मतलब हीरो है तो ऑब्वियसली वो शरीर से भारी भरकम और तगड़ा होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ही इज अ काइंड, वो दयालु है, या ही इज रोमांटिक, ओके। और उसके साथ वो अकेला है, ही इज अ सिंगल, क्योंकि उसकी पार्टनर अभी उसको मिली नहीं है, जो जिसे हम एक्ट्रेस कहते हैं या हीरोइन, जो बाद में उसको मिलेगी। तो ये पूरा स्टोरी का एक पूरा भाग हो सकता है, लेकिन हमें उसका जो कैरेक्टर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैसे उसको दिखानी जरूरी है। अगर वो गरीब घर से है तो उसका पहनावा क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग उसके ड्रेस, उसके शूज और उसके बाकी जो एक्सेसरीज है जो वो यूज करता है, तो उसको हम वैसे दिखा सकते हैं। तो ये होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीजें आप उसकी कर देते हो कि उसका पहनावा, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, फिर उसका फिजिकली वो कैसा है, उसका स्टेटस और उसका स्वभाव, तो वो सारी चीजें आप सोच के एक अपने दिमाग में उसकी आकृति बनाते हो, उसका ड्राइंग बनाते हो, तो फिर वो होता है आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट विथ हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही आपको हर कैरेक्टर के बारे में सोचना होगा। अगर आप विलन के बारे में सोच रहे हो तो विलन का सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, वो क्या वो अमीर है या वो बुरा है, बुरे लोगों के साथ है, मतलब डॉन है, भाई है, ऐसा। तो वैसे आपको उस विलन के बारे में भी बताना होगा। थोड़ा बहुत आपको फेशियल और स्ट्रक्चर पे भी काम करना होता है। जरूरी नहीं कि विलन हीरो जैसा स्मार्ट हो, दिखने में तगड़ा हो या हैंडसम रोमांटिक हो। बुढ़ा भी विलन हो सकता है, या बॉस विलन हो सकता है जिसका पेट बाहर आया हुआ हो, सिगार लेके घूमता हो यहाँ वहाँ। विलन कोई भी हो सकता है। तो आपको उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको उस तरीके से दिखानी यहाँ पे जरूरी है। तो आपको बात समझ में आई? ये चौथा बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, पहला तो स्टोरी है ही, लेकिन स्टोरी के साथ अभी इसको भी थोड़ा हम लोग वजन देते हैं, क्योंकि स्टोरी तो अच्छी है पर
जो प्रेजेंट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, जो स्टोरी को कैरी कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कितने पावरफुल है, वो स्टोरी को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, ये भी चीजें यहाँ पे देखनी जरूरी है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट आर्ट का भाग है वो भी यहाँ पे जरूरी है। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अभी ये मैं 4th नंबर में ही ले रहा हूँ, एनवायरमेंट। जैसे कि देखो हमें अगर आप मोशन पिक्चर की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं सेट्स के बारे में, बराबर, लोकेशंस के बारे में। एक आप स्टूडियो में शूट करते हो तो सेट्स लगाना पड़ते हैं, नहीं तो फिर आप आउटसाइड स्टूडियो शूट करते हो तो आपके वो लोकेशन देखने पड़ते हैं। लेकिन 3D में लोकेशंस हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट्स। तो वो भी पहले कंसेप्ट आर्ट में क्लियर होते हैं कि भाई एनवायरमेंट क्या क्या होने वाले है, क्योंकि स्टोरी तो रेडी रहती है तो आप पता रहता है कि क्या क्या बैकग्राउंड आने वाला है, कि ये मंदिर में जाने वाला है, फिर वो बीच पे जाने वाले हैं, फिर ये सीन पहाड़ का है तो पहाड़ी ढलान में से उतरने वाला है। ये सारी चीज़ें पहले से ही पता रहती है स्टोरी के वजह से, स्टोरी बोर्डिंग भी उस पर हुई रहती है। तो कंसेप्ट आर्टिस्ट का काम अभी यहाँ पे आसान होता है, वो कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना रहा है, साथ में एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही होती है। और उसके अलावा प्रॉप्स, प्रॉप्स का मतलब ये है कि अगर हीरो है जो गरीब फैमिली से है तो उसके पास एक 2 व्हीलर होनी चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर वो अफोर्ड कर सकता है। और विलन जो अच्छा खासा अमीर आदमी है उसका कोई भी बड़ा गाड़ी हो सकता है, जैसे BMW, ऑडी वगैरह, तो वो गाड़ी में से घूमता है। तो इसका प्रॉप्स और उसका प्रॉप्स अलग है। इसके प्रॉप्स में आता है 2 व्हीलर, फिर उसका मोबाइल जो भी हीरो यूज करता है, हेलमेट वगैरह 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 चीजें उसकी ये प्रॉप्स में गिनती होती है। और विलन साइड में उसके अपने अपने प्रॉप्स रहेंगे, जैसे उसके पास एक सूटकेस रहेगा, उसके पास एक हैंडगन भी हो सकता है या सिगार हो सकती है उसकी, तो उसके प्रॉप्स अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो ये प्रॉप्स भी यहाँ पे इनके बारे में सोचा जाता है। तो आपने देखा कि 4th नंबर पे क्या क्या होता है। अभी यहाँ पे एक्चुअल आर्टिस्ट काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट को ड्राइंग करना पड़ता है, कैरेक्टर्स का भी ड्राइंग करो, उसका एनवायरनमेंट का भी ड्राइंग करो, फिर उसके जो प्रॉप्स है उनका भी ड्राइंग करो। और वो जो ये जो सारा डेटा है ये बाद में 3D आर्टिस्ट के साथ शेयर होता है, ठीक है, जो आर्टिस्ट माया पे काम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑन प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो प्री प्रोडक्शन में मैंने जो अभी आपको जो 4 चीजें बताई, जो 4 इसके जो एलिमेंट्स है, उसमें सबसे पहले है स्टोरी, दूसरा है स्टोरी बोर्डिंग, तीसरा है डायलॉग्स, नरेशन, और चौथा है कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये 4 चीजें आपको प्री प्रोडक्शन में सोचना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आपका आगे का जो 3D प्रोजेक्ट है उसका भविष्य निर्भर करता है, और इस पे ही हमें सबसे ज्यादा अपना समय खर्च करना पड़ता है, ठीक है। जितना काम आप इन 4 चीजों पे करोगे उतना आगे आने वाला काम आपका आसान होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हीं 4 चीजों पे पहले कुछ साल, पहले कुछ महीने काम करने में लगा देते। डिज्नी, पिक्सार, वार्नर ब्रदर्स, ऐसे बड़े बड़े जो स्टूडियोज है वो अपना जो प्री प्रोडक्शन है वो फैंटास्टिक रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है, उन्हें पता है उनके अनुभव के हिसाब से कि जितना वो लोग प्री प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, जितना वो प्री प्रोडक्शन में अपना एफर्ट्स, अपनी कला, अपना समय डालेंगे, जितना वो उतना उसको समय देंगे प्री प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को, उतना ही उनका आगे जाके मूवी का सक्सेस रेट तय होता है, कंफर्म होता है, पक्का होता है, सुनिश्चित होता है। तो दोस्तों कभी भी 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन में ये 4 चीज आप कभी ना भूलिएगा। कभी भी अगर आप 3D मूवी का प्लान करते हो या 3D प्रोजेक्ट बनाने की सोचते हो जो
बड़े स्क्रीन पे या छोटे स्क्रीन पे या यूट्यूब पे किधर भी आपको शो करना हो तो ये पहले जो 4 एलिमेंट है जो प्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन प्रोडक्शन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।